आज दिनांक 4 मई 2026। ऑनलाइन क्विज। पहला क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर है? करीबा बांध किस नदी पर अवस्थित है? करीबा बांध जम्बेजी नदी। जम्बेजी नदी। जम्बेजी नदी। जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में एक नदी पड़ती है। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। जिम्बाब्वे और जाम्बिया दो देश मिलेंगे, उन दो देशों के बीच में एक नदी प्रवाहित होती है जिसको कहते हैं हम जम्बेजी नदी। इस पर एक विशाल कंक्रीट मेहरादार बांध स्थित है जो दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय बनाता है। करीबा झील नाम से वो झील का नाम है और उसी पर बांध बना हुआ है, करीबा बांध। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कुदाकू। कुदाकू, इसमें प्रत्यय क्या है? कुदाकू, कूद। देखो कूद एक अलग शब्द बनेगा, कूद और प्लस आकू। आकू इसमें प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, उपसर्ग शुरुआत में जुड़ते हैं। लास्ट में जुड़ने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी जोड़ दें। मूल शब्द एक कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए, उसके बाद जो प्रत्यय है वो अलग से फिर लास्ट में आएगा। मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता बता देने वाले शब्द कहलाते हैं प्रत्यय शब्द। जैसे प्रत्यय जो होते हैं, मुख्यतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में जो क्रिया धातु के पहले लगते हैं, जैसे पढ़ धन आकू पढ़ाकू, जो क्रिया के पीछे लगते हैं, क्रिया के पीछे लगते हैं उनको कहते हैं। जैसे पढ़, पढ़ एक क्रिया है, ठीक। कूद, कूद एक क्रिया है। तो एक कृत प्रत्यय का उदाहरण है कृत प्रत्यय। इन कृत प्रत्ययों के अंत में जो लगने वाले प्रत्यय हैं वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय। जैसे पढ़ाकू मैंने कहा तो कू इसमें पढ़ धन आकू, आकू इसमें प्रत्यय हो जाएगा। कैसा प्रत्यय होगा? कृत प्रत्यय होगा। इसी तरह दूसरा प्रत्यय प्रकार का है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? ये जैसे हमने क्रिया के संबंध में पढ़ा कृत प्रत्यय, कृत से वैसे ही क्लियर हो रहा है कि क्रिया से संबंधित है। तद्धित प्रत्यय क्रिया के अलावा संज्ञा और सर्वनाम के अंत में जुड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे मानव, मानवीय कहेंगे हम, मानवीय। मानव धन ईय, मानव धन ईय। मानव एक संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है, तो उसके साथ लग गया ईय प्रत्यय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस प्रकार संविधान द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा यह सब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये सब किया गया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दिया जाता है। इसे बहुत सारे परिवर्तन किए, उसमें से एक परिवर्तन ये भी था कि जो हमारा राज्य सूची और संवर्ती सूची के बहुत सारे विषयों को संवर्ती सूची के अंतर्गत डाल दिया गया। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संवर्ती सूची में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तीनों सूचियां 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं। तो उसमें जो 52 विषय शामिल किए गए, 47वें शुरुआत में थे, फिर बाद में 52 विषय हो गए वो, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जब विषय जोड़े गए उसके बाद। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं। इसमें 47 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 52 विषय अब इसमें हो गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट विषय जो यहां से अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे शिक्षा। शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बना सके, वो कहलाती संवर्ती सूची। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य को, और संघ सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र को। तो शिक्षा हो गया, वन हो गया, आपराधिक कानून, विवाह, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, श्रम कल्याण, बिजली, ये सारे विषय जो हैं, बिजली, शिक्षा, वन, आपराधिक कानून, विवाह और तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, ये सारी की सारी चीजें हैं संवर्ती सूची से संबंधित। अगला क्वेश्चन है खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्ठी लिपि का जन्म किस एक लिपि से हुआ है? तो अरामाइक लिपि से हुआ है। खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ है, खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ है अरामाइक से। अरामाइक लिपि से। अरामाइक लिपि, देखिए, एक हम उर्दू के विषय में पढ़ते हैं ना, दाएं से बाएं लिखी जाने वाली भाषा है उर्दू। तो उसी तरह जो अरामाइक लिपि है, खरोष्ठी लिपि, अरामाइक लिपि से जन्म हुआ है खरोष्ठी लिपि का। तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। जब हम अपने
पेपर पन्ने में लिखते हैं तो हम बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन इसमें जो है हम दाएं से बाएं लिखेंगे। हम बाएं से दाएं लिखते हैं हिंदी में, अरामाइक खरोष्टी में दाएं से बाएं लिखेंगे, उल्टा लिखा जाता है। तो 5वीं शताब्दी में ईरान के हखामनी के उत्तर पश्चिम भाग की लिपि भारत में इसका प्रभाव पड़ा। जो हखामनी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र पे इस लिपि का प्रभाव पड़ा, हखामनी का, और इसके प्रभाव से सिंधु घाटी की चित्रात्मक लिपि के बाद भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है ये। ठीक है, चित्रात्मक लिपि थी किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। भाव चित्रात्मक लिपि किस सभ्यता की थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। उसके बाद का जन्म अरामाइक लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक आई थी और खरोष्टी भारत के पश्चिमी प्रांत में खरोष्टी के रूप में वो उसका विकास हुआ। तो कहां से लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत ने डेंगू के लिए किस वैक्सीन को हाल ही में मंजूरी दी है? डेंगी के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, डेंगू वैक्सिया और टेक 003, ये 4 टाइप के हैं। तो कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, ये तो हमने कोविड के टाइम पे ये सारी वैक्सीन देखी थी। तो इसका सही आंसर है TAK-003। TAK-003। क्यू डेंगा इसका अन्य नाम है, क्यू डेंगा। TAK-003 ये वैक्सीन है जो कि भारत ने मंजूरी दी है डेंगू के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि तथा समस्त पापों का विनाशक बताया है? किस ग्रंथ में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समस्त पापों का विनाशक बताया है? समस्त पापों का विनाशक, समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण के ही वो 2 भाग हैं, मानसखंड और केदारखंड। मानसखंड में कुमाऊं क्षेत्र का वर्णन मिलता है और केदारखंड में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो मानसखंड जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में कहा गया है समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समस्त पापों का विनाशक। इसके अलावा इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे सुदर्शन क्षेत्र, किसका नाम है? सुदर्शन क्षेत्र देवप्रयाग का नाम है। तीर्थ भी कह दिया जाता है, तीर्थ, सुदर्शन क्षेत्र तीर्थ। देवप्रयाग की एक इंपॉर्टेंट बात है, खास बात यह है कि यहाँ पर कौवे नहीं दिखाई देते हैं, देवप्रयाग में कौवे नहीं दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दिग्गज सिंगर का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दिग्गज सिंगर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, आशा भोसले का निधन हो गया 92 वर्ष की उम्र में। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण मिला और वर्ष 2000 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित 2000 में, 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार। 92 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया, सिंगर थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जो NPT है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी, परमाणु अप्रसार संधि जिसको कहते हैं, वो कब अस्तित्व में आई थी? वर्ष 1967 में अस्तित्व में आई थी परमाणु अप्रसार संधि। इसके तहत परमाणु का संवर्धन करने से मनाही थी। तो इसके मैं डिटेल अलग से मैंने चर्चा की हुई है कि इसमें किस तरह से NPT थी, और NPT पे हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों को फिर सारी अपनी डिटेल्स देनी पड़ती हैं हर एक देश को, जो भी इसका मेंबर होगा। तो इसमें लेकिन उन पर बाध्यकारी नहीं है, जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के टॉप 5 हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं उन पे बाध्यकारी नहीं है, और जो इस पर सिग्नेचरी नहीं है उनको भी बाध्यकारी नहीं है। भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाद में फिर NPT आया, और उसके बाद 1974 में जब हमने पोखरण टेस्ट किया, उसके बाद NSG आ गया था, NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स। तो यही एक ग्रुप बनाया गया जो कि न्यूक्लियर सप्लाई कर सकते हैं वो देश केवल, और बाकी इसके अलावा उन पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ये सब चीज़ें थी। तो 1974 में NSG ध्यान रख लेना, और 1967 में NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर साथी AI चैटबॉट किसके द्वारा जारी किया गया? कर साथी नाम का AI चैटबॉट, कर साथी नाम का AI चैटबॉट, क्योंकि आजकल मैक्सिमम सारी चीज़ें देखो AI चैटबॉट के थ्रू ही हो रही हैं। AI खुद ही अपना वर्क करने में सक्षम है, इसीलिए हर एक जो इंस्टीट्यूशन है या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो ये प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के चैटबॉट जारी किए जाएं जो काम को आसान बना दें। तो कर साथी AI चैटबॉट आयकर विभाग ने जारी किया। इसका काम क्या है? आयकर विभाग द्वारा, आयकर विभाग ने पेश किया कर साथी AI चैटबॉट। अब ITR जो हम साल भर में क्या बनते हैं, इनकम टैक्स भरी जाती है ना, तो ITR बोलते हैं उसे, ITR फिल करना। तो ITR जो फिल होती है उसमें
जो गलतियां होती हैं उनको कम करने के लिए और पेनाल्टी से बचने के लिए कर साथी नाम का ये AI चैटबॉट जारी किया है। किसने? हमारे आयकर विभाग ने, देश के आयकर विभाग ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य पैरालंपिक गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2026 में पैरालंपिक्स खेल उत्तराखंड के, हाँ देश के नहीं, उत्तराखंड राज्य पैरालंपिक्स 2026 ये आयोजित किए जाएंगे देहरादून में। देहरादून, उत्तराखंड राज्य पैरालंपिक खेल, उत्तराखंड राज्य पैरालंपिक खेल 2026 देहरादून। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड ने लंबित राजस्व विवादों के त्वरित निपटारे हेतु किस एक पहल को शुरू किया है? राजस्व विवाद है तो राजस्व विभाग से संबंधित होगा, तो राजस्व विभाग से संबंधित होगा और विवादों के निपटारे के लिए लोक अदालतें लगती हैं। लेकिन अगर ये राजस्व विवाद वाले मामले हैं तो राजस्व लोक अदालतें लगेंगी। राजस्व लोक अदालतें, पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड सरकार ने राजस्व मामलों के विवादों को त्वरित रूप से निपटारे के लिए, जो लंबित मामले हैं उनके निपटारे के लिए राजस्व लोक अदालत को गठित किया। राजस्व लोक अदालत लगाई गई, मतलब जैसे आम लोक अदालतें लगती हैं दीवानी मामलों के लिए ना, सॉरी दीवानी फौजदारी मामले नहीं, जो घरेलू मामले होते हैं उनके लिए लगती है लोक अदालतें। और फौजदारी मामले, जो दंडात्मक मामले हैं उनमें नहीं लगती लोक अदालतें। जो आपसी घरेलू जो बातचीत होती है, विवाह, तलाक, झगड़े, किसी का दहेज और आपसी तू मैं, इन सब चीज़ों पे लोक अदालतें लगाई जाती हैं। दंडात्मक मामलों पे नहीं लगाई जाती हैं। सीवियर क्राइम जो होते हैं उन पे नहीं लगाई जाती लोक अदालतें, आपसी घरेलू मामलों के लिए होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो ये राजस्व लोक अदालतें हैं, ये भूमि से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा यहां से क्वेश्चन। 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल, इनमें कुल उत्तराखंड ने कितने पदक प्राप्त किए? 103 पदक प्राप्त किए हैं उत्तराखंड ने। 24 स्वर्ण, ये पिछले साल की बात है, 24 स्वर्ण, 35 रजत और 44 कांस्य। 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे ना, तो उसमें 103 पदक उत्तराखंड ने प्राप्त किए और इस 103 में से 24 स्वर्ण हैं, 35 रजत पदक हैं और 44 कांस्य पदक हैं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेल हैं पिछले साल आयोजित हुए थे। अब गोलापार हल्द्वानी में भी, जो हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम है, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम देहरादून, इन दो जगहों पे आयोजित हुए थे और भी अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित हुए थे। तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में ये आयोजित किए गए 38वें राष्ट्रीय खेल इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लेना। 103 पदक प्राप्त हुए हैं। उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। शुभांकर क्या था 38वें राष्ट्रीय खेलों का? शुभांकर था मौली एक डिजाइन किया हुआ था, वैसे ये मोनाल जो है ये शुभांकर था। इसी को थोड़ा डिजाइन बड़े स्टैंडर्ड वे में दिखाया गया था, तो मौली ये उसका शुभांकर था। राज्य पक्षी है ये मोनाल, लोफोफोरस इम्पीजियनस। थीम क्या थी? हरित खेल। 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी? हरित खेल, ग्रीन गेम्स। आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य, टैगलाइन, संकल्प से शिखर तक, ये इसका आदर्श वाक्य था 38वें राष्ट्रीय खेलों का। राज्य के 8 जिलों के 11 शहरों में, जिनमें से मुख्य रूप से देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, इन जगहों पे ये खेल किए गए, जो मैं बता रहा था अभी आपको। सर्वाधिक पदक प्राप्तकर्ता कौन रहा इसमें? सर्वाधिक पदक प्राप्तकर्ता प्रथम 3 रहे। एक तो सर्विसेज, एक तो सरकारी एक संस्थान ही रहा जिसने मैक्सिमम पदक प्राप्त किए, कोई स्टेट नहीं रहा। ये गवर्नमेंट सर्विसेज वाले एक सेक्शन था, उसमें से 100 पदक उसने जीते थे। 68 स्वर्ण पदक जीते थे, जिसमें से टोटल 68। दूसरे नंबर पे जो स्टेट रहा सबसे ऊपर, वो रहा महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीते 201। महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीते 201। उससे पहले सर्विसेज ने जीते 121 पदक। और अगर दूसरे और तीसरे स्थान पे हम 221 पदक, 68 स्वर्ण पदक जीते सर्विसेज ने। महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसने सर्वाधिक स्टेट्स में सबसे ज्यादा जीते। कितने? 201 पदक, जिसमें से 54 स्वर्ण थे। और तीसरे स्थान पर रहा हरियाणा ने जीते 153 पदक, जिसमें से 48 थे स्वर्ण पदक। नेक्स्ट,
हाल ही में एक बुक पिछले साल लॉन्च की गई, सिलक्यारा टनल वाला हुआ था ना, एक उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल के अंदर फंस गए थे बहुत सारे लोग। द प्रॉमिस, इस पर आधारित एक बुक थी जो सिलक्यारा टनल पर, द प्रॉमिस नाम की, द प्रॉमिस नाम की ये बुक, ये किस पर आधारित है, ये किस पर आधारित थी हाल ही में? तो ये आधारित थी सिलक्यारा टनल रेस्क्यू पर, सिलक्यारा टनल रेस्क्यू पर आधारित थी द प्रॉमिस। लिखने वाले कौन थे? लिखने वाले थे अर्नोल्ड डिक्स हैं कौन? अर्नोल्ड डिक्स टनल विशेषज्ञ हैं, अर्नोल्ड डिक्स। उन्होंने ये बुक लिखी है द प्रॉमिस, और ये किस पर आधारित है? सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू पर आधारित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार से नवाजे गए पर्यावरणविद का क्या नाम है? भारत गौरव पुरस्कार 2025 के ही हैं सारे करंट अफेयर, 2025 के। भारत गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसे किया गया? जगत सिंह जंगली को सम्मानित किया गया भारत गौरव पुरस्कार से। उत्तराखंड राज्य में 2022 में पर्यावरण श्री पुरस्कार भी जगत सिंह जंगली को दिया गया। उत्तराखंड का 2022 का पर्यावरण श्री पुरस्कार जगत सिंह जंगली उपनाम है इनका, जगत सिंह इनका नाम है। वर्ष 2025 में भारत गौरव पुरस्कार इनको किस चीज के लिए दिया गया? मियावाकी तकनीक। बंजर भूमि में मियावाकी होता क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज के पेड़ पौधे एक जगह पे लगा देना, कि साइंटिफिकली ऐसा करना कहलाता है मियावाकी फॉरेस्ट। आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है ये, मैक्सिमम फॉरेस्ट इसी टाइप के बना रहे लोग, क्योंकि मल्टीपल टाइप के फॉरेस्ट होंगे तो मल्टीपल टाइप की उसमें स्पीसीज होने से उनके डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस सारे एक पेड़ों को मिलेंगे। तो एक जगह पे ये काम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मियावाकी फॉरेस्ट किसने बनाया? मियावाकी फॉरेस्ट बनाया जगत सिंह जंगली ने। क्या पुरस्कार मिला? भारत गौरव पुरस्कार 2025 का इसी के लिए मिला, मियावाकी तकनीक के लिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, तेरे सपने, कथन है पहला, तेरे मेरे सपने अभियान महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है उत्तराखंड में तेरे मेरे सपने अभियान किससे जुड़ा है? महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है, यह अभियान उत्तराखंड में सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें से कौन सा सही है? दोनों सही है। तेरे मेरे सपने अभियान महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है राज्य में, बिल्कुल सही है। तेरे मेरे सपने अभियान राज्य में महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है, और यह अभियान उत्तराखंड में सेतु आयोग और राज्य योजना आयोग का नाम है ना सेतु आयोग, तो सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। तो राज्य योजना आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। जून 2025 में ये शुरू हुआ था। अभियान घरेलू हिंसा में कमी लाने और कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परामर्श प्रदान करता है। उद्देश्य प्री मैरिज काउंसलिंग, विवाह पूर्व परामर्श के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना और वैवाहिक जीवन में सामंजस्यता को बढ़ावा देना। तो ये इसका काम है, तेरे मेरे सपने अभियान महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है, और किसमें कमी लाना? घरेलू हिंसा में कमी लाना है। और उत्तराखंड सेतु आयोग और केंद्रीय राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसकी वो है लीडिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनको चला रहे हैं, जो मतलब इस अभियान को जो चला रहा है। तो कब शुरू हुआ था? जून 2025, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, जून 2025 में शुरू हुआ। थैंक यू।